नाज़रीन, खौफनाक इंकशाफात से पर्दा हट गया है। कराची में कत्ल गारत और भत्ताखोरी के पीछे कौन कौन था? पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में कौन मुलव्विस था? कौन गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात भेजता रहा? अहम ओहदों पर किस तरह मनपसंद तैनातियां की जाती रही? सिंध हुकूमत अहम रिपोर्ट्स मंजर आम पर ले आई। लियारी गैंग वॉर के बेताज बादशाह उज़ैर बलोच और डॉक्टर निसार मोराई के काले कारनामे सामने आने के बाद गुत्थियां सुलझने की बजाय मजीद उलझती नजर आ रही, क्योंकि एक हफ्ते पहले कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच और निसार मुराई की इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्जामात लगाए थे, जिसके बाद अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया था। में लिखा हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर, निसार मोराई was appointed as fisheries chairman. निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? विद दीज पीपल सपोर्टेड उज़ैर बलोच विद आर्म्स एंड फाइनेंसेस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वन आसिफ अली जरदारी। लेकिन आज जब सिंध हुकूमत ने तीनों GIT's रिपोर्ट्स पब्लिक की तो वफाकी वजीर किसी बात की तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में उज़ैर बलोच और निसार मुराई के हवाले से तो बहुत से इंकशाफात हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुलव्विस होने का कोई जिक्र शामिल नहीं है। इसीलिए सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने के ऐलान के साथ अली जैदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। GITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी GIT रिपोर्ट में कहीं पर भी आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट हो या निसार मुराई GIT रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट्स इंकशाफात से भरी पड़ी है। उज़ैर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने GIT के सामने 198 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया, जिनमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों का कत्ल भी शामिल है। और अहम बात यह है नाजरीन के कत्ल और भत्थे के जुराइम में इसको पुलिस का साथ भी हासिल रहा है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि उज़ैर बलोच अपने असर और रसूख की बुनियाद पर अपनी मर्जी के थानों में मर्जी के SHOs तैनात करवाता था और ये मनपसंद अफसरान उज़ैर बलोच के गुनाहों को कानून की छतरी फराहम करते थे। GIT रिपोर्ट में बताया गया कि मुलजिम के बैरून मुल्क फरार होने के बावजूद महाना लाखों भत्ता दुबई भेजा जाता रहा। GIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि उज़ैर बलोच गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात भी फराहम करता रहा है, इसलिए इसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जासूसी का मुकदमा चलाने की भी सिफारिश की गई। उज़ैर बलोच के जुराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनके एक एक तफसील इस GIT रिपोर्ट में दर्ज है नाज़रीन। और अहम बात यह है कि लियारी गैंग वॉर के सरगना ने हर जुर्म का खुद एतराफ़ किया। आज ही के दिन दूसरी सामने आने वाली साबिक चेयरमैन फिशरीज निसार मुराई की रिपोर्ट में भी अहम इंकशाफात सामने आए, लेकिन इंकशाफात के बावजूद इस रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या निसार मुराई की GIT रिपोर्ट मुकम्मल है, क्योंकि जो बात इस रिपोर्ट को मशकूक बनाती है वो ये है कि यह रिपोर्ट सिर्फ 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि अली जैदी की दिखाई गई रिपोर्ट में 18 सफ़हात शामिल थे। और सबसे अहम बात यह है कि सूबाई हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट पर रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदों के दस्तखत नहीं हैं। GIT रिपोर्ट्स के हवाले से वफाकी वजीर अली जैदी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो इन रिपोर्ट्स की सदाकत के हवाले से कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन रिपोर्ट्स के आने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कई सवालात का सामना था, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने नाज़रीन मजीद कई सवालात जन्म दिए हैं। इन्हीं सवालात के हवाले से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब नासिर शाह साहब इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज ही के दिन दूसरी अहम GIT के पब्लिश होने पर बात करते हैं और इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे नासिर शाह साहब और MKM के रहनुमा आमिर खान साहब से, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, कराची की बल्दिया फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। ये भत्ता मांगने वाले थे हम्माद सिद्दीकी, उसका फ्रंटमैन रहमान भोला। भत्ता मांगने पर फैक्ट्री मालिकान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो 1 करोड़ रुपए तक भत्ता देने को तैयार थे, लेकिन भत्ता मांगने वालों को ये कबूल न था। आखिर मजीद लोगों
को बीच में डाला गया तो 25 करोड़ रुपए की रकम कम करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई और फैक्ट्री के में हिस्सेदार बनाने का मुतालबा भी किया गया। फैक्ट्री मालिकान ने यह बात ना मानी तो सितंबर 2012 में फैक्ट्री को ही आग लगा दी गई। 250 अफराद जिंदा जला दिए गए। ये इंकशाफात सामने आए हैं जीआईटी रिपोर्ट के बाद, जो अब पब्लिक कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग बाकायदा एक मुनज्जम मंसूबे के तहत लगाई गई, लेकिन केस पहले दिन से इस तरह चलाया गया जिससे मुलव्विस गिरोह को फायदा हो। यह दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन एफआईआर में ऐसे पेश किया गया जैसे कोई आम कत्ल का वाकया हो। जीआईटी रिपोर्ट में हम्माद सिद्दीकी को जिम्मेदार करार दिया गया है। हालांकि पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल कह चुके हैं कि अगर हम्माद सिद्दीकी इसमें मुलव्विस है तो पहले मुस्तफा कमाल को फांसी दी जाए। जीआईटी ने वाकये में मुलव्विस कई अफराद के बयानात लिए हैं, यानी शाहिदीन से बात की है। एक मुल्जिम के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी जो एमक्यूएम के ओहदेदार थे, उन्होंने फ्रंटमैन रहमान भोला के जरिए फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा। फैक्ट्री मालिकान ने बल्दिया टाउन के सेक्टर इंचार्ज को यह बात बताई। सेक्टर इंचार्ज असगर बेग इन्हें लेकर 90 गया। वहां हम्माद सिद्दीकी और फारूक सलीम से मिला और इनसे कहा कि फैक्ट्री मालिकान हमारे सपोर्टर हैं और इनसे भत्ता मांगा जा रहा है, लेकिन हम्माद सिद्दीकी और फारूक सलीम ने कहा भत्ता तो देना पड़ेगा क्योंकि पार्टी पॉलिसी यही है। कुछ दिनों के बाद हम्माद सिद्दीकी ने सेक्टर इंचार्ज असगर बेग को हटा दिया और इसकी जगह रहमान भोला को तैनात कर दिया। रहमान भोला ने फिर भत्ता मांगा और इनकार करने पर केमिकल फेंक कर फैक्ट्री में आग लगा दी। अगले दिन सीआईडी पुलिस ने असगर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एमक्यूएम के एक साबिक मिनिस्टर ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। फैक्ट्री मालिकान ने जमानत कबल गिरफ्तारी कराई, लेकिन एमक्यूएम के वो साबिक मिनिस्टर इतना असर रसूख रखते थे कि अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके वो भी कैंसिल करवा दी। साबिक वजीर आजम ने भी फैक्ट्री मालिकान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन एमक्यूएम के दबाव पर पीछे हट गए और फिर इसी जमात के एक नामालूम फ्रंटमैन ने फैक्ट्री मालिकान से 15 करोड़ रुपए लेकर केस खत्म कराया। जीआईटी का कहना है कि इन्हें तहकीकात में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब तहकीकात का हुक्म दिया गया उस वक्त वाकये को 2.5 साल गुजर चुके थे। बहुत सारा रिकॉर्ड दस्याब नहीं था। कॉल डाटा रिकॉर्ड भी 6 महीने से ज्यादा तक नहीं रखा जाता। जीआईटी ने शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भेजे और कराची यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस को भी भेजे गए। कराची यूनिवर्सिटी ने आग को गैर कुदरती कहा, लेकिन फॉरेंसिक एजेंसी ने तो इसे एक्ट ऑफ आर्सन कहा, यानी कहा कि आग लगी नहीं है बल्कि जानबूझकर लगाई गई है। जीआईटी ने सानह बल्दिया फैक्ट्री की नई एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। इस पर हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे आमिर खान साहब, लेकिन उससे पहले जो उज़ैर बलोच की हवाले से जीआईटी आई है उस पर बात करते हैं सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नासिर शाह साहब से। नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उज़ैर बलोच 198 कत्ल, मुताद्दिद गैंग वॉर्स, भत्ताखोरी, इतना कुछ करता रहा सर। जीआईटी में आपके हवाले से, आपकी जमात, आपके कायद के हवाले से कोई नाम तो नहीं आया, लेकिन सवाल उठता है शाह साहब कि इतना अरसा पीपल्स पार्टी की हुकूमत खामोश क्यों रही, आंखें बंद क्यों किए रखी, या वो इतना स्मार्ट था कि वो आपकी आंखों में धूल झोंकता रहा? और ये क्या जीआईटी जो ये रिपोर्ट आई है सर, ये मुकम्मल है, मुकम्मल रिपोर्ट कहा जा सकता है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अली साहब, जाहिर है मुकम्मल रिपोर्ट है और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इस पर एक किस्म की पॉइंट स्कोरिंग की गई। बहुत से लोगों ने पता नहीं कौन से पेपर मन घड़त एक जीआईटी आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में आके लहराते रहे और बहुत कुछ कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं लगाए गए। पहले तो एक चीज़ जो कही जाती है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्यों रोका कि ये पब्लिक ना हो, तो उसकी वजह मैं आपको अर्ज करूं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है इसका ये स्टैंस नहीं था। ये मौक़िफ़ है हमारे लॉ डिपार्टमेंट का और पीजी ऑफिस का कि जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट्स होती हैं, अगर उनको पब्लिक किया जाता है तो वो असरअंदाज होती हैं केस पर। लेकिन उन्होंने जिस तरह अदालतों ने उन्हें अहकामात दिए, उन्होंने जस्टिस साहिबान को ये सब जीआईटीज़ पेश की, उन्होंने उनको देखा, उनको पढ़ा और फिर वापस जमा करा दी गई।
तो ये इस वजह से इस वक्त तक इनको पब्लिक नहीं किया गया था। पीपल्स पार्टी का कोई जाती तौर पर या पॉलिटिकली कोई भी इसमें या वो नहीं था। अब मैं आता हूं इस बात पे कि ये अब नहीं ये शोशा छोड़ना शुरू कर दिया है अली साहब इन्होंने कि जी ये जो है ये तो इन्होंने मैनेज की है और असल कोई और है और ये कुछ उन्होंने मैनेज किया। मैं आपको अर्ज करूं अगर इसमें सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के जो लोग हों उनके सिग्नेचर हों, पुलिस हो या दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के हों, इसमें तो हमारे बहुत मोतबर और आला इदारों के जो सीनियर अफसरान हैं उनके साइन है, ना सिर्फ ये कि रिपोर्ट के आखिर में बल्कि हर एक पेज पे। अब इसको ये जुटला रहे हैं, इनसे तो ये पूछा जाना चाहिए, इनसे तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये मनगढ़ंत कागज दिखा रहे थे वो इन्होंने कहां से लिए, उनको कैसे फैब्रिकेट किया इन्होंने। और ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो पीटीआई की गवर्नमेंट, इनके इदारों, इनके मिनिस्टर्स और इनके ऊपर ये सारी चीजें आई हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम प्रोग्राम में मुझे लिया, हमारा मौक़िफ़ आपने सुना। इस रिपोर्ट में उज़ैर बलोच की रिपोर्ट के अंदर तमाम अहम इदारों के जो नुमाइंदे थे उनके साइन हैं उनकी, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि उज़ैर बलोच अकेला इतना कुछ कर गया। सर आपकी हुकूमत थी, आपके साथ आपके इत्तेहादी भी थे, जुल्फ़िकार मिर्जा का बयान जो है वो सबके सामने है कि उन्होंने 3 लाख बंदूक के लाइसेंस शादी ब्याह में चलाने के लिए नहीं दिए। तो सर ये और फिर तस्वीर आपके लीडरान की उज़ैर बलोच के साथ उसके घर पे, वो आपके घर पे। तो सर उज़ैर बलोच से बिल्कुल कता ताल्लुक अगर आप कर लेते हैं तो सर कैसे कोई दिल मानने को तैयार नहीं होता कि ये शख्स अकेले इतना कुछ इतने सालों तक करता रहा और किसी को पता भी नहीं चला कि क्या कर रहा था। देखें, ये अमन कमेटियां जो थीं ये कायम हुई थीं मुशर्रफ साहब के ज़माने में और फिर उसके बाद मुख्तलिफ उसमें आती रहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब इनको ऑन करते रहे हैं, उनकी सपोर्ट रही है। जिस तरह आपने कहा लाइसेंस भी दिए गए, दीगर चीज़ें भी दी गई और एक बड़ा जो फैक्टर था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का और हमारी लीडरशिप की दूरी में, वो भी एक यही था कि हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने कभी भी दहशतगर्दी, इस तरह के जो भी चीज़ें हों, इस तरह के जो अनासर हों, उनकी कभी पुष्ट पनाही नहीं की। लेकिन जाहिर है उस वक्त वो हमारे एक बहुत ही बाअसर वज़ीर थे और उनका बड़ा अहम रोल रहा है। उन्होंने जब इस तरफ शुरू हुआ रुझान उनका, तो फिर ये इख्तलाफात, जिसमें एक दीगर इख्तलाफात के साथ एक इख्तलाफ ये भी है, और अब वो इस वक्त तो इस मौजूदा गवर्नमेंट में है, इनके जाहिर इत्तेहादी हैं और कैबिनेट में भी उनकी फैमिली से मेंबर्स हैं। फेडरल कैबिनेट में उनकी मीटिंग्स जो होती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, उनकी उसमें भी शिरकत रही है। गवर्नर हाउस में आए दिन उनकी मीटिंग्स होती है। तो ये तो पीटीआई वाले खुद उनसे पूछें या आप उनसे सवाल करें, हमसे तो इस वक्त वो लाताल्लुक है। जी शाह साहब, वो एक आप उज़ैर बलोच से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन उज़ैर बलोच खुद क्या कहता था, बल्कि पहले मैं सुनाऊंगा आपको कि उज़ैर बलोच की अहलिया, उनकी वाइफ, वो क्या कहती हैं आप पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशन के हवाले से। एक दफा सुनने सर, फिर इस पे आप अपना कमेंट दीजिए। शाह साहब, ये एक ऐसा शख्स में बड़ी आप माशाल्लाह पॉलिटिकल एक फिगर है, आम आदमी को भी पता होता है कि उसके मोहल्ले में कौन, जिसे आम जुबान में कहते हैं ना कन टूटा है, कौन ऐसा आदमी है जिसको मुंह नहीं लगाना, जिसको मुंह लगाना है। सर एक ऐसा शख्स जो कि बज़ाहिर गैंग वॉर का सरगना था और इतना मुलव्विस था, उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर अमन अवार्ड, पीस अवार्ड दे रही है सर, तो फिर सवाल तो उठेंगे, आईब्रोज तो उठेंगी। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अमन कमेटियां जो थीं वहाँ के पहले बहुत हालात ख़राब, या जो भी थे अमन कमेटियां बनी वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बनी, फिर वो उनका तसलसल रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले इंसान कुछ सामने आता है और बाद में उसके अज़ाइम कुछ होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी आपने देखा, अभी हालिया, अब जैसे आमिर खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो मुत्तहिदा के बानी थे, जो पहले कायद हुआ करते थे इनके, जिन पर सब जान भी कुर्बान किया करते थे, आज उनसे डिस्टेंस पे क्यों है? क्योंकि उनके बाद के अज़ाइम इनके सामने आए
कि वो मुल्क दुश्मन है, दीगर चीजों में है। इसी तरह कुछ लोग सामने कुछ और होते हैं। अब वो जो बात कर रहा था, जो आपने क्लिप दिखाया, जिसमें वो बात तो नौकरियों की कर रहा था कि जी मैं पीपल्स पार्टी से इसलिए नाराज हो रहा हूं कि वो नौकरियां नहीं देते, वो लोगों के काम नहीं करते। बज़ाहिर तो उनका रूप ये था, लेकिन असल हकायक जब सामने आए लीडरशिप के पास तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया। फिर आप एक जिक्र करेंगे एक दावत का कि जी वो उसमें दावत में गए थे जहां पे आपकी लीडरशिप नजर आ रही है, उस चीफ मिनिस्टर साहब हैं, दीगर और भी हमारे लीडर साहिबान हैं। जी बिल्कुल हैं। देखें वो वक्त है 2013 का, उस वक्त 2 दावतें थी उसी एक दिन में। एक दावत में मैं भी शरीक था, वो थी हमारे जो उस वक्त बाबुल खान भयो भी MP हुए थे, और लियारी की तरफ से जावेद नागौरी और सानिया नाज साहिबा जो हैं, और एक MNA थे शाहजहां साहब, वो भी इलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने दावत रखी हुई थी अपने इलाके में। ये दावत थी PC में। सुन ले सर, सुन ले, PC में ये दावत थी। तो मैं तो वहीं रहा दावत में, कुछ हमारे और दोस्त भी। तो कुछ लोगों ने यहाँ भी शिरकत की, उसके बाद वहां भी शिरकत की। वो हमारे इलेक्टेड लोगों की दावत थी। अब उन्होंने जहां रखी वहां पे हमारे लोगों को जाना था। अब आप कहेंगे जी टिकट किसके कहने पे दिए गए, तो जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया वो सब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। जावेद नागौरी साहब जानिसारा ने बेनजीर में रहे हैं शुरू से, बचपन से। शाहजहां भी यही, इस तरह सानिया। अब बाद में जब वहां पे आपके इल्म में, इसमें तो 2 राय नहीं है कि उज़ैर का वहां पे बहुत असर रहा है, और इसी वजह से उन्होंने उसके लिए 1-2 तकरीरें की, जिसके बाद आपने देखा कि बाद में पीपल्स पार्टी ने, सुन ले सर, एक मिनट सुन ले जी। हाँ जी मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि उसके बाद जब एक तकरीर दिखाई गई जिसमें हमारे जिनका अभी मैंने जिक्र किया जावेद साहब का, कि वो वहां पे कोई तकरीर कर रहे थे, तो आपने देखा कि उसी वक्त कायम अली शाह साहब हमारे जो मोहतरम है उस चीफ मिनिस्टर थे, तो बाद में उन्होंने उनसे वजारत ले ली थी। लेकिन वो सबको इल्म है कि वो हमारे पार्टी के पुराने वर्कर हैं, जियाले हैं, जानिसारा ने बेनजीर में रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो तकरीर उनकी सामने है जिसका पहले इल्म किसी को नहीं था। तो ये चीजें हैं, अब उनको मिलाया जाता है हर जगह पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी दहशतगर्द और इनको कभी भी सपोर्ट नहीं करती। वो ठीक है सर, सियासतदान है, सियासतदानों से कई लोग जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात में मिलते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर क्या वजह है कि 2012 में इसी उज़ैर बलोच के खिलाफ चौधरी असलम ऑपरेशन कर रहे हैं लियारी में, फिर 2000 बड़ा मशहूर ऑपरेशन था सर वो, फिर 2013 में इलेक्शन से पहले इसी शख्स उज़ैर बलोच के सर पे से हेड मनी उठा ली जाती है। मतलब जो शख्स पहले जो जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था सर 2012 में, उसी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन के बाद 2013 में हेड मनी उठा ली जाती है, फिर बाद में उसकी तकरीब में शिरकत भी की जाती है। तो सर ये क्या इसको क्या कहेंगे? मैं आपको जान नहीं पाए, देखिए भोलापन था, क्या था सर? मैं आपको अर्ज करूं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। मैं अभी आपके सामने इसको मानता हूं, लेकिन हुआ ये था कि जो ऑपरेशन भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। शहीद असलम साहब, हमेशा आपको पता है कि उनको मुकम्मल सपोर्ट रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जितने भी उन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट, दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन किए हमेशा, और बाद में भी उनको रही। उस वक्त वहाँ के बहुत सारे अमायदीन ने आकर ये कहा कि जी ये इनके साथ ज्यादती हो रही है, इस वजह से वो वापस लिया गया था, लेकिन वो गलत था। आज हम इस बात पे हैं कि वो गलत फैसला था, और इस तरह के गलत फैसले उसका जिम्मेदार भी जाते हैं जिनके लिए हम माजरत खाएं। उस वक्त हेड मनी वापस दिए जाने का और फिर टिकट दिए जाने का जिम्मेदार कौन है सर उस वक्त? वो एक मैं आपको अर्ज करूं, टिकट कोई उज़ैर को नहीं दिया, टिकट अपने पुराने जियाले जो वर्कर है उनको दिए गए थे। उज़ैर साहब को टिकट नहीं दिया था। अगर उनको टिकट दिया जाता तो फिर जरूर आप ये बात कह सकते थे। नहीं, ये एक मफरूजा है, ऐसा कोई नहीं है सिलसिला कि उनके कहने पे टिकट दिए गए थे। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वजीर जनाब नासिर शाह साहब हमसे बात करने के लिए वक्त देने। अब नाज़रीन हम आगे चलते हैं, और हमने जो GIT थाने बल्दिया के हवाले से आपको डिटेल्स बताई हैं, उस पर MKM का मौक़िफ़ क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान साहब, MKM के सीनियर रहनुमा। आमिर खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मतन है इस GIT का, ये उंगली उठा रहा है आपकी जमात की तरफ। अब आज की जमात आपकी कुछ बिखर गई है, कुछ कहीं लंदन एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ,
पीएसपी एक तरफ, लेकिन तब आप सब एक थे। तो सर इसके मतन से और इसमें उठाई गई उस उंगली से जो कि आपकी तरफ इशारा कर रही है, आप एग्री करते हैं? देखिए अली, जहां तक जेआईटी का सवाल है तो ये एक बिल्कुल अलग मौजू है कि जेआईटी की कानूनी क्या हैसियत है क्या नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन जो कुछ भी उसके अंदर कंटेंट है, जो उसमें बात की गई है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जेआईटी में जिस तरह गुफ्तगू की गई है और आप उसका इशारा एमक्यूएम की तरफ कहते हैं, तो एमक्यूएम का जो एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त है उसका मौक़िफ़ ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी जुर्म हो, किसी ने कोई भी जुर्म किया हो, कोई क्राइम किसी ने किया हो, ज़ाती हैसियत में उसका वो क्राइम होता है, पार्टीज उसको ओन नहीं करती हैं, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई भी इंडिविजुअल्स वो जुर्म करता है और उस जुर्म की चाहे कोई भी शख्स हो, एमक्यूएम में हो या किसी और पार्टी में हो, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जहां तक दो जेआईटी आई हैं, अभी तीसरी नहीं सामने आ सकी है, उज़ैर बलोच की जहां तक जेआईटी का ताल्लुक है, तो देखिए जेआईटी के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं है, और जेआईटी के अंदर उसमें मजीद सवालात और उठ गए हैं कि उस जेआईटी में क्या तब्दीलियां हो गई हैं, क्यों नहीं साइन किए गए और क्यों उस वक्त उसको शाया नहीं किया गया। और इस जेआईटी को रुकवाने के लिए पीपुल्स पार्टी खुद कोर्ट के अंदर गई है और अब खुद पीपुल्स पार्टी उस जेआईटी को जो है वो अवाम के अंदर लेकर आ रही है। तो ये बहुत बड़े इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन कराची के अवाम के सामने जो गैंगवार का जो तर्ज अमल था वो सबके सामने है। जी अच्छा, अमर साहब, ये है कि एक ट्रेंड हमने ये देखा है कि टारगेट किलर्स पकड़े जाएं, भत्ताखोर पकड़े जाएं, अगर उनका ताल्लुक एमक्यूएम से निकले तो एमक्यूएम खुद को उनसे डिस्टेंस कर लेती है। अब यहाँ पे इस जेआईटी रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा है कि हमाद सिद्दीकी ने जो फैक्ट्री ओनर्स के साथ मीटिंग की, इसमें तल्ख कलामी भी हुई, बात हाथापाई तक आ पहुंची, वो एमक्यूएम के हेडक्वार्टर 90 पर हुई और एमक्यूएम की अम्ब्रेला को इस्तेमाल किया गया। तो सर आप समझते हैं कि सौलत मिर्जा आखिर तक कहता रहा कि मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से, मगर आपने डिसोन कर दिया। हमाद सिद्दीकी का क्या ताल्लुक है वो भी आपको पता है। क्या सर ये ताल्लुक को दूर कर देना काफी है? क्या ये फेयर डील है सर कि सिर्फ आप अपने आप को दूर कर दें और आप ये इस चीज से मुबर्रा हो जाए कि हमें कुछ नहीं पता था कि हमारी अम्ब्रेला के नीचे क्या कुछ हो रहा था? देखिए, जाती हैसियत में कोई भी क्राइम, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि चाहे एमक्यूएम का हमाद सिद्दीकी हो या कोई भी XYZ, कोई भी आप नाम ले लें, अगर उसने जुर्म किया है तो क्या पार्टी कहेगी कि हमने ये जुर्म किया है? ये जाती हैसियत में किसी ने भी जुर्म किया है, चाहे सौलत मिर्जा हो, चाहे हमाद सिद्दीकी हो या उसके अलावा कोई भी रहमान बोला हो या कोई भी हो, जिसने भी कोई जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको उस कटहरे में लाया जाना चाहिए और उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। ये इतने साल तक इंतजार किया जाता है, जेआईटी रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं, अदालती प्रोसीजर इतना स्लो है, ये सब एक बड़ा मसला है ना कराची के लोगों के लिए। आपको एक बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में इंतहा से ज्यादा बड़ा जुल्म और ज्यादती, इतनी बर्बरियत हुई है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। अगर वाकई इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं तो इनको बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस शहर के अंदर जो कुछ ज्यादतियां इससे पहले होती रही हैं, क्या उसको भी कोई सुनने वाला है, उसके ऊपर भी कोई आवाज उठाने वाला है? यहाँ पर अलीगढ़ का थाने होता है, 250 से ज्यादा लोगों को एक चंद घंटों में कत्ल कर दिया जाता है। वो अपनी जगह दुरुस्त है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उस तरह से फेयर होनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री ये करूंगा कि फर्ज करें इल्जाम लगता है किसी पुलिस वाले पे कि फलां पुलिस वाले ने जाली इनकाउंटर किया, तो सर वो जाली इनकाउंटर करने की जो हिम्मत उसको मिली थी वो उस वर्दी से मिली थी जो उसने पहनी हुई थी। एमक्यूएम के किसी शख्स से अगर टारगेट किलिंग की है, अगर उसने 200-250 बंदों को फूंक दिया है, तो उसका वो जो हिम्मत मिली सर वो इस वजह से मिली कि वो एमक्यूएम का कारकुन था या सेक्टर इंचार्ज था, क्योंकि वो 90 में बैठा हुआ था। तो सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो जमात पर आती है कि वो अपनी उन काली भेड़ों को पहचान क्यों नहीं सका। देखिए, आपने जो बात उठाई है मैं उसी को दोहरा देता हूं कि आप कह रहे हैं कि पुलिस वाला अपनी वर्दी पहन के कोई क्राइम करता है तो उसको उस वर्दी की सपोर्ट होती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरा पुलिस का इदारा जो है वो उस जुर्म में मुलविस है? नहीं कह सकते आप। उस शख्स ने जो जुर्म किया है उस वर्दी की ताकत जिम्मेदारी तो पुलिस की आएगी ना सर। जुर्म किया है उसको उसी की सजा मिलेगी। एमक्यूएम के किसी कारकुन ने एमक्यूएम का नाम इस्तेमाल किया या उसकी छतरी के नीचे रहकर कोई भी काम किया है, उसने जुर्म किया, उसको सजा देना किसने मना किया है? एमक्यूएम ने कभी कहा कि हम किसी कातिल को छुड़ाने की बात करेंगे? हमने कभी किसी को कहा है कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, उसको गिरफ्तार नहीं करें?
कोई भी हो, क्या पंजाब के अंदर जराइम नहीं होते, क्या वहां पर बड़े बड़े वाकयात नहीं हुए, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून को कहेंगे कि वो सारी किलिंग्स के अंदर वो शामिल है? क्या पीपुल्स पार्टी को आप कहेंगे? इस तरह तो आप फिर सारी पार्टीज को कह देंगे और फिर पार्टीज काम ही नहीं कर सकती। आमिर साहब देखिए, एक बात के अंदर रहते हुए आपकी जमात को जो मुनफरिद बनाती है ना बाकी जमातों से, अच्छा ये बात मुझे पता है, ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है सर, एमक्यूएम का जो तंजीमी ढांचा है उससे बेहतर तंजीमी ढांचा किसी और जमात का नहीं है। मैं टीवी पे बैठ के बात कर रहा हूं कि मैं खुद इसका शाहिद रहा हूं। सर ये दिल मानता ही नहीं है कि एमक्यूएम के अंदर कोई शख्स उसकी पार्टी पॉलिसी से हटके कोई काम कर रहा हो और एमक्यूएम के कायदीन को इसका पता, राब्ता कमेटी को इसका पता ना हो, उनके नॉलेज में बात ना आए। सर आपका तंजीमी ढांचा है ही इतना अच्छा, तो सर ये कैसे मान लिया जाए कि एक शख्स इतने अरसे एमक्यूएम के 90 दफ्तर में बैठ के वो बंदा मीटिंग्स करता था भत्थे की, ये कैसे पॉसिबल है सर किसी को पता ना चले उसका? देखिए, जहां तक आपको एमक्यूएम के ढांचे का पता है कि एमक्यूएम इतनी मुनज़्ज़म जमात है, तो आपको यह भी पता है कि एमक्यूएम का जो स्ट्रक्चर है वो किसी एक शोबे के आदमी को दूसरे शोबे के अंदर देखने की इजाजत है, ना वो काम करता है, ना उसमें कोई मदाखलत करता है। ये जो कुछ भी होता रहा है, अगर वाकईतन ये सच है, देखिए मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसका फैसला अदालतें करेंगी। JIT के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते रहे हैं, उसके ऊपर भी बातें होती रही हैं, मैं तो नहीं कह सकता। अदालतें इसको देखें कि 164 के बयानात किया हुए हैं और उसके बयानात, उसके अलावा जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी बुनियाद पर अदालतें फैसला करें। एमक्यूएम का कारकुन है, आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, कोई आपसे शिकायत नहीं करेंगे। अगर उसने जुर्म किया है, उसने कत्ल किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी बर्बरियत, 200 से 268 के करीब लोग वहां पर जिंदा जल गए हैं, उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इसको बेनकाब होना चाहिए। जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला वो शख्स हो, उसके खिलाफ पूरी कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां आप एक तरफ सिर्फ JIT पे एमक्यूएम की बात करते हैं, आप उस वक्त इसको गैंगवार की JIT को आप क्यों, उज़ैर बलोच की JIT को क्यों नहीं बात कर रहे, उसके ऊपर क्यों नहीं आप आवाज उठाते कि इस शहर के अंदर सैकड़ों नौजवानों को वहां पर पकड़ के मारा गया, कत्ल किया गया, बराना किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, पीपुल्स पार्टी के जिम्मेदारान की तस्वीर, सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल ठीक है, वो बात हम पहले कर चुके हैं, उन्होंने भी इसी तरह से खुद को डिस्टेंस कर लिया जैसे आप अब डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से उसके अपने वुज़रा अब सवालात उठा रहे हैं। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, महंगाई है और बेरपना है, आटा महंगा है, रोटी महंगी है, चीनी महंगी है, दवाएं महंगी है, बिजली महंगी, डॉलर महंगा, पेट्रोल उससे भी ज्यादा महंगा। तहरीक-ए-इंसाफ के सिर्फ 19 माह में हुकूमती कर्जा 35,000 अरब से बढ़ चुका है। 70 साल में पहली मर्तबा मुल्क में GDP की शरह मनफी चली गई। पैदावारी शोबे में काम रुक चुका है। कोरोना से पहले ही मुल्क में 50 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके थे। इन हालात की वजह से हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं, तर्ज हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं, और ये सवाल उठाने वाले गैर नहीं हैं, अपने ही हैं। वो लोग हैं जो खुद ही हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत पर कारकर्दगी दिखाने का बोझ बढ़ चुका है। काबीना में बेचैनी पाई जाती। वजीर आजम अपने वुज़रा से कह चुके हैं कि 5.5 माह में कारकर्दगी न दिखाई तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। हुकूमत के अंदर दरारों की भी खबरें आ रही हैं। रोज़ाना जंग में खबर छपी है कि PTI के एक वजीर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम के एतमाद के लिए नून लीग से राबता किया और इस बात का यकीन दिलाया कि तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो PTI के कई अरकान कौमी असम्बली भी इसकी हिमायत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में राब्तों का इंकशाफ या एतराफ या तो शिबली फराज और नून लीग के जावेद लतीफ भी कर चुके। हुकूमत कारकर्दगी दिखाने की बजाय सिर्फ नोटिस लेने पर यकीन रखती है और जिस मामले का नोटिस लेती है वो मजीद बिगड़ जाता है। चीनी महंगी होने का नोटिस लिया गया, कमीशन भी बनाया गया, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन चीनी आज भी मार्केट में 80-90 रुपए किलो ही मिल रही है। आटे की कीमत तक ना कंट्रोल की जा सकी। फ्लावर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत 8 रुपए और नान 15 रुपए का कर दिया। फिर वजीर आजम ने इसका भी नोटिस लिया। अब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में मुज़ाकरात हुए और खबरों के मुताबिक मामला ये तय पाए हैं कि हुकूमत ने जो थैला 850 रुपए में बेचने का कहा था वो अब 860 रुपए का बेचा जाएगा, लेकिन तब जब मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा मिलेगा।
इस वक्त हुकूमत का मुकाबला किसी और से नहीं है बल्कि इन तवक्कुआत से है नाज़रीन, जो खुद उसने इक़्तिदार में आने से पहले खड़ी की थी। आटा तो आटा, यहाँ तो कोरोना फैलने के बाद अद्वियात तक नापैद हो गई। वफाकी वजीर को बीमार होने के बाद दवा न मिल सकी, पैसे होने के बावजूद दवा न मिल सकी। मैंने 14 मिनिस्ट्रियां चलाई हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने 14 वजारतों को चलाया हो और उस शख्स को एक टिकटा पैसों का 5 लाख का भी नहीं मिल रहा था। ये तो जनरल अफसर NMD क्या है NDMA ने अरेंज कर दिया, वरना जो शख्स 14 वजारतें चला चुका हो उसको एक टीका इस मुल्क में नहीं मिल रहा। वफाकी वज़रा अब तक अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। इन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि अवाम को तहरीक इंसाफ और हुकूमत से बहुत तवक्कुआत थी जो पूरी नहीं हो पाई। ऐसा ही एतराफ बाखबर वफाकी वजीर शेख रशीद ने भी किया। उन्होंने कहा कि जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन वो वफाकी वज़रा से कह रहे हैं कि अपने गंदे कपड़े लोगों के सामने ना धोएं, यानी जो बात पर्दे में रहनी चाहिए इसे पर्दे में ही रहने दिया जाए। मेरी ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। हुकूमत ने जो काम करने के भी इरादे जाहिर किए, क्या इसके बिल्कुल उल्ट किया गया? वज़ीर आज़म इमरान खान ऐलान किया करते थे कि सियाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो मुल्क में सियाहत बढ़ाएंगे, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इसका जरिया बनेगा, सियाहत से लोगों की नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। और फिर इस्लाहात के नाम पर महकमा सियाहत के होटल बंद कर दिए गए, मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। इतनी ज़्यादा पोटेंशियल टूरिज्म का है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा, गुर्बत कम करेगा। उन इलाकों में जिधर मुश्किल है लोगों को रोज़गार देना, सिर्फ टूरिज्म भी उनको रोज़गार दे सकता है। PDDC के कई हमने मोटर्स बंद कर दिए और उसके साथ जो स्टाफिंग थी के जॉब्स भी हमने टर्मिनेट कर दिए। 360 जो PDDC के वर्कर्स हैं जिनको हमने टर्मिनेट किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा भी कर चुके हैं और बार बार कर चुके हैं कि वो टीम बनाने के माहिर हैं, लेकिन यही इमरान खान अपनी ही टीम में अपने ही चुने हुए लोगों को बार बार तब्दील कर देते हैं। वज़रा के कलमदान तब्दील कर चुके हैं। 22 माह में नाज़रीन FBR का चौथा चेयरमैन लगाया गया। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान भी समझते हैं कि टीम बार बार बदलने से कारकर्दगी मुतासिर होती है। कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे, 11 साल में वही बैठ जाएगी। जी हाँ, और यहाँ 22 महीनों में चौथा FBR चेयरमैन तब्दील हो रहा है आपका। यहाँ तक के बुरी माशी कारकर्दगी का जिम्मेदार भी कोरोना को ही ठहरा दिया जाता है। हालांकि कोरोना से कबल स्टेट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की और IMF की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत में तरक्की की शरह के लिए टारगेट कम कर दिया था। इस साल तरक्की की शरह 2.4% रहने का अंदाजा लगाया गया, जबकि 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 3.9% का तखमीना लगाया गया था। स्टेट बैंक की पहली सहमाही रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की का 4% का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाएगी। ताहम मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कोरोना की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाजा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3000 अरब से ज्यादा उसको नुकसान। एक दावा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जा खत्म करने का भी किया था। गुज़िश्ता बरस मई तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 450 अरब रुपए था। वजीर तवानाई उमर अयूब ने दावा किया था कि दिसंबर 2020 तक ये कर्जा बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और अब मुशीर खजाना हफीज शेख ये बता रहे हैं कि 450 अरब रुपए का वो गर्दिशी कर्जा जो सिफर हो जाना था वो अब बढ़कर 2000 अरब हो गया है। रब मेरे ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव सिफर, जीरो हम लोग करके देंगे। और जब कारकर्दगी से मुतालिक सवाल किया जाता है, वादे याद दिलाए जाते हैं, तो हुकूमती अरकान इसका जवाब देते हुए निजाम कुदरती बदल देते हैं। जी हाँ, PTI के एक अहम MNA हैं जी मोहम्मद सनाउल्लाह खान साहब, वो कहते हैं कि आप हमसे कारकर्दगी का पूछ रहे हैं, हालांकि 18 माह में तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। इमरान खान ने कहा जी 1 करोड़ नौकरी दूंगा जी, 50 लाख घर बनाऊंगा। भाई 18 महीने में कुछ बनता है? खुदा का खौफ करो, 18 महीने तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, आप शादी करें तो।
ये साहब तो निज़ाम कुदरती बदलने जा रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में आटा, चीनी ये महंगे हुए, अद्वियात महंगी हुई और नायाब भी हुई, मुल्क की कर्जे बढ़े, गर्दिशी कर्जे बढ़े। लेकिन अगर इस पर तनकीद होती है तो तहरीक-ए-इंसाफ के पास एक ही जवाब होता है कि हमें तो मईशत और इदारे मिले ही बुरे हाल में थे। तहरीक-ए-इंसाफ से सवाल किया जाता है कि आप अपने दावे और वादे कब पूरे करेंगे, तो उनका जवाब होता है हमें मुल्क बुरी हालत में मिला था, इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। आखिर कितना वक्त लगेगा? और अगर सूरत हाल जूं की तू रहती तो ठीक था, लेकिन यहां पर तो ठीक होने की बजाय उल्टा मजीद बिगाड़ पैदा हो रहा है। बात करेंगे, पूछेंगे वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब से। साहब, ये जो मैंने पूरी तमहीद बांधी है सर, इसका बड़ा मुफस्सल जवाब मैंने आपसे लेना, लेकिन सबसे पहले सर जो आपकी मिनिस्ट्री ने काम किया है थोड़ा सा जरा उस पर रोशनी डालिएगा। प्रोडक्शन कब शुरू कर रहे हैं आप वेंटिलेटर्स की, कितने पैमाने पर हो रही है, किस तरह से अवेलेबल होगी आवाम के लिए, अस्पतालों के लिए? नई प्रोडक्शन तो शुरू होगी ना। 12 जो वेंटिलेटर्स हैं वो तो एनडीएमए को हवाले आज कर दिए और ये तकरीबन 250 वेंटिलेटर जो है ये साल का महीने का जो है ये एनआरटीसी बनाएगी। ये हमें 57 डिजाइन जो हैं वो मौसूल हुए थे, उनमें से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 4 डिजाइन जो हैं वो उनके ऊपर सेलेक्ट किया। अब 4 डिजाइन के ऊपर मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने काम किया। अब इसमें पहली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एनआरटीसी में है। इसके अलावा 3 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 प्राइवेट हैं और एक और जो है वो पब्लिक सेक्टर पे है। तो 4 जगहों के ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। 3 के जो लाइसेंसेज हैं उनके ऊपर इस वक्त ड्राफ्ट जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है और मुझे उम्मीद है कि वो उसको हम जल्दी जो है वो उनकी भी प्रोडक्शन जो है वो जारी कर सकेंगे। तो उसके बाद काफी बड़ी तादाद में हमारे अपने वेंटिलेटर्स जो हैं वो हमें इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो वेंटिलेटर्स है ना ये तो बन गए हैं और बड़ा जबरदस्त है, लेकिन असल जो हमारी इसमें बड़ी कामयाबी है, देखो हम $2.1 बिलियन का मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाते हैं हर साल और इसमें से बिल्कुल ठीक $1 बिलियन का फिर हम करते हैं सर्विस एग्रीमेंट उन कंपनीज के साथ जो हमें बेचती हैं। ये जो असल कारनामा ये हुआ है कि अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी हेल्थ इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री लगेगी। नस्ट जो है आप देखें जो हार्ट के स्टंट है, इस वक्त जो स्टंट है जो कि निकालना नहीं पड़ता दोबारा, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख का है। नस्ट ने जो स्टंट बनाने हैं वो तकरीबन 50,000 रुपए का है। इस तरीके से जो एक छोटा लोअर क्वालिटी का स्टंट है वो इस वक्त 60,000 रुपए का है, जो नस्ट ने बनाया वो 20,000 रुपए का है। सो ये जो असल में पाकिस्तान के अंदर एक पूरी नई इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, ये असल में बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इसमें वाकई कोई शक नहीं है सर, ये वाकई कामयाबी है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जनरली इसको देखूं, अगर फवाद साहब आपकी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी वो काफी हद तक काबिल सताइश है। अगर वो मून साइटिंग का मामला हो, फिर आपने जिस तरह से इस मौके पे जब हमें अपनी प्रोडक्शन में वेंटिलेटर्स चाहिए थे आपकी मिनिस्ट्री ने वो दस्तयाब किए, वेरी गुड। लेकिन सर मैं थोड़ा सा जरा ओवरऑल कारकर्दगी पर आता हूं। पहले एक डिससेटिस्फैक्शन पाई जाती थी आपके वर्कर में, फिर ये एमएनएस में नजर आई, अब सर वुज़रा में भी नजर आ रही है एक डिससेटिस्फैक्शन मजमूई तौर पे कारकर्दगी के हवाले से, चंद मिनिस्ट्रीज को छोड़ के जिनमें आपकी मिनिस्ट्री भी शामिल है, कि वो एक सेटिस्फैक्टरी बल्कि अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। आपको नहीं लगता सर ये डिससेटिस्फैक्शन जो है ये अलार्मिंग है आपकी गवर्नमेंट के लिए? देखिए जी, पहली बात ये है कि हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसका पहला फंडामेंटल फर्ज ये है कि वो अवाम को, मीडिया को, उनको साथ लेके चले। जो भी हो रहा है उसको लोगों को एतमाद हो और मीडिया को एतमाद हो कि जो ये कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह अच्छी खबरें जो हैं वो आएंगी। अगर ये लैक हो रहा है और अगर आपका ये तासुर, अगर अली हैदर समझता है कि जी नहीं ये कारकर्दगी अच्छी और इसमें है, ये हमारा फर्ज है कि हमें अली हैदर को, समा के जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना, ये एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। अब ये कैसे होगी? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप आटा जो है वो महंगा होता है, अगर चीनी महंगी होती है और आप उसके ऊपर जो है वो पूरा नहीं कर पाते तो लोगों की सेटिस्फेक्शन जो है वो मुतासर होती है। मेरी नजर में जो प्राइम मिनिस्टर साहब का, जितना मैं उनको जानता हूँ या जितनी मेरी उनसे भी इंटरेक्शन होता है, देखिए वो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं और कभी ऐसा नहीं मुझे उनसे हुआ कि वो चीजों को एनालाइज ना कर सकते हो। मेरे ख्याल में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं, उनके वीएन में, उनके एनालिसिस में कोई इशू नहीं है और अगर एग्जीक्यूशन में इश्यूज हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। आप टीम को फिर कसूरवार दिला रहे हैं ना सर, एग्जीक्यूशन करनी थी टीम ने, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि टीम कहीं ना कहीं से है वो कमजोर है।
देखिए, अगर अली हैदर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर जो है वो अगर आप समझते हैं कि लोग उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर जो कमजोरी है वो तो एग्जीक्यूशन में है ना। क्योंकि देखिए ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है फॉर एग्जांपल आपके मीडिया से अगर रिलेशनशिप है, प्राइम मिनिस्टर खुद तो नहीं रख सकता, ये तो उनकी जो टीम है उसने जो है वो आगे बनाने हैं। इसी तरीके से अगर आप समझें कि उन्होंने अगर मुआशी पॉलिसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आटे की कीमत का नोटिस लेना चाहिए, चीनी की कीमत कम होनी चाहिए, और वो नहीं हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो विजन देना है ना, आगे पॉलिसी बननी कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता। इसी के लिए टीमें हैं, इसीलिए कैबिनेट है, इसी के लिए आपका एक पॉइंट बड़ा अहम है सर, आपका पॉइंट, मैं फवाद साहब की बात काट रहा हूं, बड़ा अहम पॉइंट है सर। देखें, अली हैदर को या अली हैदर के बाकी कॉलीग्स को फवाद चौधरी की कारकर्दगी तो नजर आ रही है कि वो बहुत अच्छी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिन वज़रा की या जिन वजारतों की कारकर्दगी अच्छी नहीं आ रही सर, वो मेयर मिसकम्युनिकेशन नहीं है सर। आपको नहीं लगता कि चीनी का बढ़ जाना, आटे का महंगा हो जाना, गायब हो जाना, अद्वियात का महंगी और गायब हो जाना, पेट्रोल का की होर्डिंग हो जाना, ये मिसकम्युनिकेशन से ज्यादा कैपेसिटी इश्यूज हैं, ये मिसकम्युनिकेशन से ज्यादा अहलियत का काम है सर? फ्रैंकली ये तो हर बंदे का एनालिसिस मुख्तलिफ होगा, और आपका एनालिसिस है कि कैपेसिटी का इशू है, और लोगों का होगा कि नहीं हमसे एग्जीक्यूशन में गलती हुई है, और एग्जीक्यूशन की गलती जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन मुझे ये जो मेरे जो ख्याल में जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो भी इस वक्त जो ख्यालात हैं वो जो है, कभी मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जब एनालिसिस कर ले और उनके ख्याल में एक फैसले पे पहुंच जाए, तो वो सख्त फैसले करने में भी उन्होंने कभी जो है वो ताखीर नहीं की है, कभी उन्होंने अपने आप को इस तरह कमजोर नहीं पाया फैसले करने में। ही इज अ वेरी ब्रेव मैन व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, एंड आई फुली बिलीव कि अगर उनको वो जिस तरह का उनका एक समझिए मिजाज है, वो बड़े फैसले करने की अहलियत भी रखते हैं और उनको नाफिज करने की अहलियत भी रखते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं सर, सख्त फैसले उन्होंने किए, मतलब ये क्रेडिट आपकी गवर्नमेंट को जाता है कि वो रिपोर्ट्स जो दाखिले दफ्तर कर दी जाती थी वो आपकी हुकूमत पहली दफा मंजर आम पे आई, लेकिन सर अवाम तक उनका कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा। चीनी अभी भी वही बल्कि महंगी हो गई, आटा अभी भी जो है वो वहीं पर खड़ा है बल्कि महंगा हो गया, अद्वियात वैसी की वैसी महंगी, पेट्रोल सस्ता होने के बजाय फिर महंगा हो गया। मतलब वो जो उसके समरात अवाम तक पहुंचने थे उस सख्त एक्शन के, अच्छा साहब वो नहीं पहुंचे। देखिए, बात यह है कि ये जो कीमत है ये ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, कि कीमत ऊपर, इसीलिए तो एक्शन लिया गया था कि कीमत ऊपर नहीं जाएगी। जब कीमत ऊपर गई है तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, और वो क्यों गई है, यही बात जो है इसको इस रिपोर्ट में एक कह दीजिए कि इसका मरकजी नुक्ता है, और इसी को ही जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वक्त खत्म हो गया, आपकी बात मजीद कंटिन्यू हो सकती थी, वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, आप जो काम कर रहे हैं और वेंटिलेटर्स के हवाले से जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाबियां दे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।